अर्थ लास्ट डेज द इन्वेजन। अध्याय 11 प्रस्थान। बंकर के सभी निवासी बेस कंट्रोल में एकत्रित हो गए। शीला भी वहीं थी, जैक के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रही थी। कमरे में लगातार बातचीत की आवाज गूंज रही थी। जो ने पहले ही पैकेट और हथियार बांट दिए थे। नील के पास भी एक हथियार था। टैमी शीला को देख रही थी, उसके चेहरे पर शिकन थी, उसकी नीली आंखें गुस्से से सिकुड़ी हुई थी। वह नहीं चाहती थी कि शीला उनके साथ आए। सब लोग ध्यान दें, जैक ने पुकारा। हम बंकर की सुरक्षा छोड़कर निकलने वाले हैं। आप सबने निकलने का फैसला किया है, इसलिए हम वही करने जा रहे हैं। नक्शे में दिखाए गए प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए हमें 3 कस्बों से होकर गुजरना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, शीला हमारे साथ आ रही है। रास्ते में अगर हमें कोई गुप्त चित्र मिलते हैं, तो वह उन्हें समझने में हमारी मदद कर सकती है। वहां छिपने के लिए कोई इमारत नहीं होगी, इसलिए हम पूरे समय खुले में रहेंगे। निकलने से पहले किसी को कुछ कहना है क्या? उसने कमरे में सबका ध्यान खींचते हुए पूछा। वह क्यों आ रही है? टैमी ने गुस्से से कहा, वह शब्द पर जोर देते हुए और शीला को घृणा भरी नजरों से देखते हुए। उसके चेहरे पर घृणा के भाव थे। जो ने अपनी बाहें मोड़ी और टैमी को घूरते हुए कहा, वह इसलिए आ रही है क्योंकि उसने आने की इच्छा जताई है, और जैक और मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है। अगर वह यह पता लगाने के लिए वापस आती है कि हम कहाँ गए थे, तो वे उसे ट्रूथ सीरम दे देंगे। वह हमारी मदद भी करना चाहती है, उसने टैमी को समझाया। उसकी भौहें उठी हुई थीं, मानो वह किसी चुनौती का इंतजार कर रहा हो। उसने तो नक्शा देखा तक नहीं है, टैमी ने पलटकर जवाब दिया। वह इसे देखना नहीं चाहती, कहीं उसे ट्रूथ सीरम का इंजेक्शन न लग जाए, जैक ने उससे कहा। नील ने झिझकते हुए अपना हाथ उठाया, जैसे वह स्कूल में हो। जैक ने उसकी तरफ देखा। हाँ, नील, उसने पूछा। अगर खाना खत्म हो जाए तो हम क्या करेंगे? उसने पूछा। हमें नहीं पता, जो ने उसकी ओर से जवाब दिया। हमें नहीं पता कि अभी बाहर क्या है। जिस दिन हमला हुआ था, तब से हम यहीं हैं। आखिरी बार हम तब निकले थे जब हमने तुम्हें पाया था, उसने नील से कहा। अगर तुम्हें याद हो, तो यहां कोई इमारत नहीं बची थी। बाहर खतरे के सिवा कुछ नहीं है। ट्रेसी और एलिस, जो और जेमी की प्रेमिकाएं, आंखों से आंसू बहते हुए उनके पास आईं। डर उन पर हावी हो रहा था, लेकिन वे भी वहां रुकना नहीं चाहती थीं। जैक की जुड़वां बहन कैरी अपने भाई के बगल में खड़ी होकर अपने दोस्तों को देख रही थी। वह बार बार टैमी की तरफ देख रही थी, जो शीला के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखने वाली अकेली थी। कैरी अपने भाई के फैसले का पूरी तरह से समर्थन करती थी। उसने जो को समूह के सहनेता के रूप में शामिल किया था, और दोनों पुरुष शीला पर भरोसा करते थे। जैक ने अपने दोस्तों पर नजर डाली। अगर आपने अपना मन बदल लिया है, तो दोबारा मतदान करने का यह आपका आखिरी मौका है। क्या हमें दोबारा मतदान करने की जरूरत है? उसने पूछा। सभी ने सिर हिलाया। तो अपना सामान उठाओ और चलो चलते हैं, उसने आदेश दिया। जैक ने चारों ओर घूमकर लाइटें बंद की और यह सुनिश्चित किया कि जिन चीजों को बंद करने की आवश्यकता थी वे सभी बंद हों, और जिन चीजों को चालू रहने की आवश्यकता थी वे चालू रहें। वह आखिरी व्यक्ति था जिसने यह सुनिश्चित किया कि सब कुछ अच्छी तरह से बंद और सुरक्षित है। वे धीरे धीरे सुरंग से होते हुए अपने पुराने घर के खंडहरों के बीच से ऊपर की ओर चले। हमले के बाद जिन लोगों ने शहर को नहीं देखा था, वे पूरे शहर को तबाह देखकर सदमे से दंग रह गए। दूर दूर तक कोई हलचल भी नहीं थी, जैसा कि पिछली बार जब वे बाहर निकले थे तब थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी प्रलय के बाद की दुनिया में फेंक दिया गया हो, और एक तरह से यह सच भी था। नक्शे का अनुसरण करते हुए, जो आगे आगे चल रहा था, आसपास के घरों और अन्य इमारतों के खंडहरों से होते हुए कस्बे के बाहरी किनारे की ओर बढ़ रहा था। जिस अगले कस्बे से उन्हें गुजरना था, उसकी ओर जाने वाला राजमार्ग कस्बे के उस छोर पर साफ था जहां वे वर्तमान में स्थित थे। शेलिया या तो जैक या जो के करीब रहती थी, जो दोनों में से सबसे कम शत्रुतापूर्ण थे। अपने कस्बे के खंडहरों के बाहरी इलाके की ओर जाते हुए पूरे रास्ते में उन्हें कोई भी व्यक्ति या वस्तु नहीं मिली। लेकिन जैसे ही उन्होंने कस्बे के बाहरी इलाके को पार किया और कस्बे के स्वागत और आबादी की घोषणा करने वाले गिरे हुए चिन्ह को देखा, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। जेमी समूह के पीछे था और सबसे पहले उसी ने इस बात को महसूस किया। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, जहां जैक और जो थे, उसने अपने सभी दोस्तों से फुसफुसाकर कहा कि वे अपने हथियार तैयार रखें, उनका पीछा किया जा रहा था। जब वह उनके पास से गुजरा तो वे सब उसके निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़े। फिर उनके 2 नेताओं के पास पहुंचकर वह उनके बीच से चलने लगा। हमारा पीछा किया जा रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। किसने तुम्हें देखा? जैक ने आसपास के इलाके को सावधानीपूर्वक देखते हुए उससे पूछा। वह नहीं चाहता था कि उनके पीछे वालों को पता चले कि वे वहां हैं। जैक ने जो की तरफ देखा। तुम आगे रहो, मैं जेमी के साथ पीछे जाता हूं। नील और लड़कियों को बीच में रखो, उसने आदेश दिया। जो ने सहमति में सिर हिलाया और नक्शे में दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। जैक जेमी के साथ वापस कतार के अंत तक चला गया और युद्ध की तैयारी करने लगा। समूह के सबसे पीछे पहुंचकर उसने चलते हुए चारों ओर नजर घुमाई। अचानक उसने देखा कि शीला हवा को सूंघ रही है, उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह तनावग्रस्त हो गई, फिर उसकी ओर दौड़ी, उसकी हरे रंग की त्वचा सामान्य से अधिक पीली पड़ गई थी।
जैक, मुझे दूषित इंसानों की गंध आ रही है, उसने घबराकर आसपास का जायजा लेते हुए कहा। जैक ने उसकी ओर देखा। क्या आप बता सकती हैं कि कितने हैं? उसने आशा भरी नजरों से पूछा। शेलिया ने अपना सिर हिलाया और खुद भी आसपास के इलाके का जायजा लेती रही। उसे डर था कि कहीं उन्हें उन ज़ॉम्बियों द्वारा घेर न लिया जाए जो उनका सामान इकट्ठा कर रहे थे। आगे जाओ, सबको चुपचाप कहो कि ज़ॉम्बी हमला करने वाले हैं। उन्हें कहो कि घात लगाकर किए जाने वाले हमले के लिए तैयार रहें, उसने उसे चुपचाप आदेश दिया। सिर हिलाते हुए वह मुड़ी और दोस्तों की कतार के आगे की ओर वापस जाने लगी और जाते हुए उन्हें बताती गई कि जैक उससे क्या करवाना चाहता था। कई घंटे बीत गए और उनके ट्रैकर नजर नहीं आ रहे थे। फिर अचानक, मानो कहीं से प्रकट हुए हों, वे 1 दर्जन ट्रैकरों से घिर गए। सभी इंसान थे जिनकी त्वचा हरे रंग की थी और दांत नुकीले और हरे रंग के थे। उनकी आंखें गहरे हरे रंग की थीं, जैसे चाय में भीगे अंडे। वे सब मुस्कुरा रहे थे, उनके नुकीले दांतों से लार टपक रही थी। 8 दोस्तों और शीला ने एक साथ मिलकर अपने ब्लास्टर निकाले और ज़ॉम्बी के चेहरे और गर्दन पर निशाना साधा। हरे रंग के ये हमलावर तेजी से आगे बढ़े। वे अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज थे। उनके रूप परिवर्तन ने उनकी गति को और भी बढ़ा दिया था। जो, जैक, कैरी और शीला, जो अपने निशाने पर सटीक निशाना लगा रहे थे, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलीबारी की ताकि बाकी लोगों के कौशल की कमी को पूरा कर सकें। कभी कभार उनमें से कोई एक अपने निशाने पर लग जाता था, लेकिन ऐसा बहुत कम होता था। उनके धमाकों ने ज़ॉम्बीज के चेहरे और गर्दन पर वार किया, जिससे उनके हरे रंग के कंधों से सिर धड़ से अलग हो गए। धड़ से अलग हुए सिर एक हल्की सी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़े। एक ज़ॉम्बी समूह को भेदकर आगे बढ़ गया और टैमी पर हमला कर दिया। जब टैमी ने उससे लड़ने की कोशिश की, उसने टैमी के कंधे पर काट लिया, जिससे खून नीचे जमीन पर बहने लगा। ज़ॉम्बी मुस्कुरा रहा था और टैमी का खून उसके हरे रंग के मुंह से टपक रहा था। हमले को देखकर शेलिया ने ज़ॉम्बी पर अपना ब्लास्टर चलाया और गर्दन पर निशाना साधकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। निशाना लगते ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया और दोनों सिर और शरीर अलग अलग दिशाओं में जा गिरे। उन्होंने तब तक गोलीबारी जारी रखी जब तक कि आखिरी ज़ॉम्बी भी मर नहीं गया। सभी ने अपने शरीर को ध्यान से देखा, खरोंच या काटने के निशान ढूंढ रहे थे। केवल टैमी के शरीर पर ही ये निशान थे, जो खून की कमी के कारण पीली पड़ रही थी। टैमी अचानक कराह उठी और जमीन पर गिर पड़ी, उसकी आखिरी सांसें चल गईं। जैक पास आया, होंठ कसकर बंद किए हुए, नब्ज टटोलने लगा। उसे कोई नब्ज महसूस नहीं हुई। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सचमुच मर चुकी है, बाकी सभी से भी नब्ज टटोलने को कहा। जब सभी को तसल्ली हो गई कि कोई नब्ज नहीं है, तो जैक ने अपना ब्लास्टर निशाना साधा और गोली चला दी, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया ताकि वह ज़ॉम्बी न बन जाए। गंभीर चेहरे और थकेहारे चेहरों के साथ उन्होंने टैमी का सामान और हथियार उठाए और उस सड़क पर आगे बढ़े जो उन्हें पहले कस्बे की ओर ले जा रही थी। अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए उनमें से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने अभी एक रात भी बाहर नहीं बिताई थी और वे पहले ही अपने समूह के एक सदस्य को खो चुके थे। अध्याय 12, शिविर। जैक और उसके दोस्त राजमार्ग पर चल रहे थे, उन्होंने दोबारा हमले की आशंका में हथियार तैयार रखे थे। वे अपने समूह के एक और सदस्य को खोना नहीं चाहते थे। शेलिया अपने लोगों के किसी भी निशान पर नजर रख रही थी। वह जानती थी कि वे किसी जाल में फंस सकते हैं। वह नहीं चाहती थी कि इनमें से किसी भी इंसान को चोट लगे। जैक और जो के बार बार कहने के बावजूद वह नक्शा नहीं देखना चाहती थी। अगर उसके लोग उन तक पहुंच जाते और उसे ट्रुथ सीरम का इंजेक्शन लग जाता, तो कई इंसान मारे जा सकते थे। राजमार्ग सुनसान था, जीवन का कोई आभास नहीं था। हवा धीरे धीरे बह रही थी, जिससे सुगंध उनके पास से गुजर रही थी। शीला को उम्मीद थी कि किसी को उनकी गंध न आ जाए। अपने ही विचारों में खोई हुई शीला ने ध्यान नहीं दिया कि समूह कब रुक गया और लगभग जेमी से टकराने ही वाली थी, जो उससे आगे चल रहा था। हम यहीं डेरा डालने के लिए रुक रहे हैं, जैक ने अपने दोस्तों को आवाज दी। अपने हथियार और सामान पास रखो, कहीं हमें जल्दी में निकलना पड़े। हम कुछ भी पीछे नहीं छोड़ सकते, उसने कहा। वे दिन भर चलते रहे थे। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। आज रात पूर्णिमा थी, जिससे उन्हें डेरा डालने के लिए पर्याप्त रोशनी मिल रही थी। जो ने 2 एमआरआई पैकेट निकाले और उन्हें खोलना शुरू किया। हम दोनों मिलकर 2 एमआरआई पैकेट खाएंगे, जो ने कहा। हमें अपने खाने को जितना हो सके लंबे समय तक चलाना है। खाना खत्म होने के बाद हमें नहीं पता कि हम क्या करेंगे। सभी ने सहमति में सिर हिलाया, वे अपनी दुर्दशा को समझ रहे थे। आक्रमण के बाद से सभी दुकानें और घर जलाकर राख कर दिए गए थे, जिसका मतलब था कि आपूर्ति के लिए लूटपाट करने की कोई जगह नहीं बची थी। जो, जैक और कैरी ने बारी बारी से पहरा देने का फैसला किया। जैक की बारी पहले थी। जैसे ही सब लोग रात को सोने के लिए तैयार हुए, शीला को और भी ज़ॉम्बीज की गंध महसूस हुई। उनकी जहरीली गंध चारों ओर फैली हुई थी। इंसानों को वह गंध शीला की तरह महसूस नहीं हो रही थी। शीला को खुशी थी कि वह उनकी रक्षा करने में सक्षम थी। शेलिया ने अपना ब्लास्टर निकाला और अपने शिविर के चारों ओर नजर दौड़ाई। जैक और जो दोनों ने ही शेलिया के अचानक आए इस बदलाव को सबसे पहले देखा। शेलिया ने उन दोनों आदमियों की तरफ देखा। ज़ॉम्बी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, इंसानों द्वारा उन्हें दिए गए नाम का इस्तेमाल करते हुए।
यह फुफकार जैसी आवाज थी। वह अपने जवाब में छिपे डर को रोक नहीं पाए। जो ने बाकी सभी को अपने हथियार उठाने का इशारा किया। वे सभी एक समूह के रूप में पीठ सटाकर खड़े हो गए, अपने आसपास के क्षेत्र पर ध्यानपूर्वक नजर रख रहे थे, हरे रंग के राक्षसों की तलाश कर रहे थे। हवा का एक हल्का झोंका उनके पास से गुजरा। गंध अचानक तेज हो गई। शीला हवा की दिशा की ओर मुड़ी और देखने लगी। नील झुक गया और दोनों हाथों से अपना ब्लास्टर कसकर पकड़ लिया। डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था, उसकी चौड़ी आंखें चारों ओर देख रही थीं। तभी उसके पीछे एक झाड़ी हिली और उसमें से कई ज़ॉम्बी बाहर निकल आए। सभी लोग एक साथ मुड़े और नील की रक्षा करने के लिए गोलियां चलाने लगे। अब तक तो यह कारगर साबित हो रहा था। नील अभी भी सुरक्षित था, चारों ओर हरे रंग का खून फैला हुआ था। शिविर के दूसरी ओर और भी ज़ॉम्बी दौड़ते हुए आए, उनके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी, मानो वे बच्चे हों जिन्हें कोई उपहार मिलने वाला हो। वहां कम से कम 2 दर्जन हरे रंग के मनुष्य थे। वे पूरी तरह से घिरे हुए थे। जैक और जो दोनों एक हाथ में माचेटी और दूसरे हाथ में ब्लास्टर लेकर लड़ रहे थे। ट्रेसी, एलिस, नील और कैरी ब्लास्टर का इस्तेमाल कर रहे थे। शीला ने देखा था कि ब्लास्टर माचेटी का कॉम्बिनेशन कितना कारगर साबित हो रहा है, इसलिए जैसे ही वह खरोंच, कांटे या मारे जाने के खतरे के बिना माचेटी तक पहुंचने लायक दूरी पर पहुंची, उसने तुरंत एक माचेटी उठा ली। विषैले जीवों का झुंड आगे बढ़ता रहा। ये फिल्मों में दिखाए जाने वाले धीमे और बुद्धिहीन ज़ॉम्बियों जैसे नहीं थे। ये ज़ॉम्बी सचेत और फुर्तीले थे और खून मांस के भूखे थे। जैसे जैसे वे लड़ते गए और भी ज़ॉम्बी अचानक कहीं से प्रकट होते गए, जिससे उनकी संख्या दोगुनी हो गई। दोस्तों ने जी-जान से लड़ाई लड़ी, खरोंच या काटने से बचने की पूरी कोशिश करते हुए। आखिरकार घंटों बाद आखिरी ज़ॉम्बी भी मर गया। जमीन पर हरे रंग का खून बड़े बड़े गड्ढों में फैला हुआ था और चारों ओर हरे रंग के शरीर के अंग बिखरे पड़े थे। वे शुक्रगुजार थे कि उन्हें अपने हथियारों को रोकना और रिलोड करना नहीं पड़ा। रिपोर्ट, जैक ने पुकारा। किसी को चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है? उसने शीला और अपने दोस्तों पर नजर डालते हुए पूछा। सभी ने एक साथ अपने शरीर पर चोटों की जांच की। नील अकेला था जिसके कंधे पर एक गहरा घाव था, जो किसी ज़ॉम्बी के नाखून से लगा था। उन्होंने उसे यथासंभव साफ किया, इस उम्मीद में कि वह ज़ॉम्बी न बन जाए। दुर्भाग्यवश उन्हें पूरी यात्रा के दौरान उस पर नजर रखनी होगी जब तक कि उन्हें यह सुनिश्चित न हो जाए कि वह सुरक्षित है। उन्होंने अपना शिविर समेटा, अपने आसपास के खूनी दृश्य से दूर चले गए और फिर रात के लिए अपना शिविर फिर से लगा लिया। जैक ने पहली निगरानी संभाली, अपने हथियार तैयार करके उसने और ज़ॉम्बी की तलाश में इलाके का जायजा लिया। 2 घंटे बाद उसने जो को उसकी घड़ी देखने के लिए जगाया। जो ने 2 घंटे बाद कैरी को उसकी ड्यूटी के लिए जगाया। कैरी ने शिविर के आसपास के इलाके का जायजा लेते हुए आसानी से इस्तेमाल करने के लिए अपना ब्लास्टर और एक माचेटी पास में ही रखा। अपनी ड्यूटी शुरू करने के 1 घंटे बाद उसने पास ही से एक भयावह हंसी की आवाज सुनी। आवाज की तरफ मुड़कर उसने देखा कि 2 ज़ॉम्बी उसकी ओर बढ़ रहे हैं, उनके नुकीले दांतों से हरे रंग की लाट टपक रही थी। सौभाग्य से वह निशानेबाज थी, उनकी गर्दन पर निशाना साधते हुए उसने एक का सिर धड़ से अलग कर दिया। गिरते ही सिर शरीर से दूर लुढ़क गया। कैरी ने गोली चलाना जारी रखा, दूसरे को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी तेज हरकतों के कारण निशाना चूक गया। उसके पास से एक ब्लास्टर शॉट आया, जो दूसरे ज़ॉम्बी की गर्दन में लगा और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। कैरी ने उस तरफ देखा जहां से ब्लास्टर की गोली चली थी, उसे उम्मीद थी कि वहां उसकी कोई दोस्त होगी, लेकिन इसके बजाय उसे एक एलियन मिला, वह शीला नहीं थी। बालों की जगह उसके सिर पर छोटे छोटे काले नुकीले सींग थे, जिन पर काले रंग की नुकीली टोपी लगी हुई थी। उसकी लंबाई शीला के बराबर 7 फीट 2 इंच थी। उसने अपना काला कवच, ब्लास्टर पहना हुआ था, लेकिन उसके पास कोई संचार उपकरण नहीं था। तुम क्या चाहते हो? कैरी ने घबराकर पूछा, उसका ब्लास्टर ऊपर उठा हुआ था और उसकी ओर निशाना साधे हुए था। उसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह मुस्कुराया और कंधे उचकाते हुए बोला, मेरा नाम शैडिक है। आपको जहरीले जीवों से निपटने में मदद की जरूरत थी। वह अभी भी मुस्कुरा रहा था। शीला, कैरी ने पुकारा। तुम्हारा नाम शीला है? उसने पूछा। शैडिक थोड़ा उलझन में दिखी। शीलिया, उसने शादिक के सवाल को अनसुना करते हुए फिर से चिल्लाकर कहा। शैडिक ने अपने हाथ शरीर पर बांध लिए। तुम्हारे जैसे लोग अजीब हैं। शेलिया कंबल से उठी और उसने कैरी और उसी जैसी एक अन्य महिला के बीच टकराव देखा। कैरी ने उसका नाम पुकारा था, अब उसे पता चल गया था कि क्यों। शेलिया अकेली नहीं थी जिसने अपना नाम पुकारा जाना सुना, बाकी सभी ने भी सुना। शैडिक ने चारों ओर मनुष्यों के समूह को देखा, फिर उसकी काली निगाहें शीला पर टिक गईं। क्या तुम कैदी हो? उसने उससे पूछा, उसकी आवाज अचानक शांत हो गई। शीला के जवाब देने से पहले ही जैक बीच में बोल पड़ा, नहीं, वह हमारी दोस्त है। जो ने शैडिक की तरफ देखा। वह हमारी दोस्त है, लेकिन हम तुम्हें नहीं जानते। तुम यहां अकेले क्यों हो? या यहां कोई और भी छिपा हुआ है? उसने पूछा। उसका ब्लास्टर तैयार था। जरूरत पड़ने पर वह उसे चला देगा। कैरी को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन उसने उसका बचाव किया। जब 2 ज़ॉम्बी ने हमला किया तो उसने एक ज़ॉम्बी को मारने में मदद की। जैक की भौहें तन गईं।
आपने मेरी बहन की मदद की, उसने अविश्वास से पूछा। शैडिक ने कंधे उचकाए, फिर शीला की ओर देखा। तुम शीला हो? मैं शैडिक हूं, उसने कहा। शेलिया ने अपनी बाहें मोड़ ली। उसने पूछा, तुम अकेले क्यों हो और तुम्हारे पास कोई संचार उपकरण क्यों नहीं है? शैडिक ने कंधे उचकाते हुए बगल में खड़ी कैरी को देखा और फिर शीला की ओर मुड़कर कहा, मैं तुमसे भी यही सवाल पूछ सकता हूं। वह मुस्कुराया। जैक ने उसे जवाब देने से बचा लिया। शीला उस समूह के साथ थी जिसने हम पर हमला किया था। हम हत्यारे नहीं हैं, इसलिए हमने उसे बंदी बना लिया। जब हम अपने पिछले ठिकाने से निकले थे, तब हम उसे छोड़ने वाले थे, लेकिन उसने हमारे साथ आने का फैसला किया। वह हमारी दोस्त बन गई। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कह सकता। हम तुम्हें नहीं जानते, जैक ने चुनौती देते हुए कहा। उसकी निगाहें शैडिक से हटी नहीं थीं। शैडिक ने आह भरी। ठीक है। मुझे अपने लोगों का काम पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने अपना समूह छोड़ दिया। वे बच्चों के एक समूह की हत्या करने जा रहे थे। बच्चों को नुकसान पहुंचाना मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है, उसने कहा। मैंने अपना संचार उपकरण तोड़ दिया ताकि मेरे वरिष्ठ अधिकारी मेरा पता न लगा सकें, और फिर मैंने अपनी टुकड़ी छोड़ दी। इसीलिए मैं अपने जहाज पर वापस नहीं जाना चाहती थी, शीला ने धीमी आवाज में कहा। मैंने अपने लोगों की क्रूरता देखी, फिर इन लोगों की करुणा देखी और उनकी मदद करने का फैसला किया। शैडिक ने सिर हिलाया, फिर कैरी की ओर देखा। क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगी? उसने चौड़ी मुस्कान के साथ पूछा। कैरी उसे घूरती रही, फिर उसने उसके उत्तेजित होते लिंग को देखा। कैरी, उसने कहा, और फिर अपने आप से बड़बड़ाते हुए चली गई, उसके स्पष्ट रूप से उत्तेजित होने के बारे में। अध्याय 13 शैडिक। सभी लोग आराम कर रहे थे, शहर की ओर दोबारा जाने का इंतजार कर रहे थे। शैडिक शीला के पास बैठा था, वह किसी को भी असहज महसूस नहीं कराना चाहता था। असल में, वह बस उस प्यारी नीली आंखों वाली गोरी लड़की के पास बैठना चाहता था। किसी कारणवश, वह उसकी ओर अजीब तरह से आकर्षित हो रहा था। यह कोई सामान्य आकर्षण नहीं था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या था। यह उसे किसी चीज की याद दिला रहा था, बस उसे याद नहीं आ रहा था कि वह चीज क्या थी। जब उसने पहली बार उसका शिविर देखा, तो उसने उसे टहलते हुए देखा, वह अपने दोस्त के शिविर पर पैनी नजर रख रही थी। जब वह उसे देख रहा था, तभी दो विषैले जीव प्रकट हुए, और उसने सटीक निशाना लगाकर गोली चलाई। वह दूसरे को केवल इसलिए चूक गई क्योंकि उसकी हरकतें बहुत तेज थीं। वह प्रभावित हुआ। इंसान उन विषैले जीवों को ज़ॉम्बी कह रहे थे। उसे नहीं पता था कि यह नाम सही है या नहीं, उसे यह भी नहीं पता था कि ज़ॉम्बी क्या होता है। मनुष्यों के छोटे से शिविर का जायजा लेते हुए, उसने ध्यान नहीं दिया था कि उसी की जाति का एक व्यक्ति उनमें से एक था। जब शीला ने खुद को प्रकट किया, तो वह सदमे को लगभग रोक नहीं पाया। उसका पहला ख्याल यही था कि वह कैदी होगी, लेकिन इससे पहले कि उसकी प्यारी गोरी दोस्त के भाई ने शीला को अपना दोस्त घोषित किया, वह समझ गया कि वह कैदी नहीं है। कैदी को तो ब्लास्टर नहीं दिया जाता। शीला ने ब्लास्टर उसकी तरफ तान रखा था, जिससे साबित हो गया कि वह कैदी नहीं थी। वह तो समूह की रक्षा कर रही थी, यहां तक कि अपने ही लोगों से भी। अब वहां बैठकर उस समूह को देखते हुए, उसने कई बातें समझीं। पहली बात जो उसने देखी, वह यह थी कि उनमें ज्यादातर जोड़े थे। दूसरी बात, उसकी गोरी साथी और उसका भाई अपने लोगों के आक्रमण के कारण अपने साथी को खो चुके थे। तीसरी बात, वह छोटा नरपक्षी भटक गया था और उन्हें तब उठाया गया था जब वे अभी भी छिपे हुए थे, हालांकि वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि उससे जहर की गंध आ रही थी। उनके शिविर में पहुंचने से कुछ ही घंटे पहले उन पर हमला हुआ था, और वह छोटा नरपक्षी घायल हो गया था। शेलिया की ओर देखते हुए उसने गौर किया कि वह कैरी के भाई को किस तरह देख रही थी। शेलिया उस युवा लड़के की ओर आकर्षित हो रही थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका, क्योंकि वह खुद कैरी की ओर आकर्षित था। शैडिक ने चुपचाप देखना ही बेहतर समझा। वह जानता था कि समूह उस पर भरोसा नहीं करता। शायद शीला भी नहीं करती थी, लेकिन वह उसे मौका दे रही थी और उसे उनके बीच अपनी जगह बनाने का अवसर दे रही थी। अपने आसपास हो रही बातचीत सुनते हुए उसने दो काले बालों वाले भाइयों में से एक को किसी सुरक्षित शहर में जाने की बात करते हुए सुना। उन्हें एक ज़ोंबी की जेब में एक नक्शा मिला था और उन्होंने उसका अनुसरण करने का फैसला किया था। शैडिक शहर के जाल के बारे में जानता था। उसने मुड़कर शीला की ओर देखा। क्या तुमने नक्शे पर कोई निशान देखा? उसने उससे पूछा। वे बचे हुए लोगों को पकड़ने के लिए नक्शे बिछा रहे हैं, उसने आगे कहा। मैं इसे देखना नहीं चाहती थी। अगर मैं पकड़ी गई और मुझे ट्रूथ सीरम का इंजेक्शन लगा दिया गया, तो मैं अनजाने में ही अपने पूछताछकर्ताओं को बता दूंगी कि वे कहाँ गए हैं। मैं उन्हें पहले से ही जितने खतरे में हैं, उससे ज्यादा खतरे में नहीं डालना चाहती, उसने समझाया। शैडिक ने अपने चारों ओर देखा और पाया कि उसके प्रश्न ने समूह के बाकी सदस्यों में भी रुचि जगा दी थी। वे सभी उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे और उसके स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे थे। गहरी सांस लेते हुए वह बेतहाशा बोलने लगा। वे इंसानों को अलग अलग कस्बों में लाने के लिए नक्शे बिछा रहे हैं ताकि उन्हें इकट्ठा किया जा सके। यह उन्हें एक जगह फंसाने का जाल है। वे उन्हें कुछ महीनों तक शहरों या कस्बों में शांति से रहने देंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ज्यादा से ज्यादा इंसान वहां पहुंचें, फिर वे शहर को तबाह कर देंगे और एक ही हमले में सबको मार डालेंगे, उसने समझाया।
आसपास के इंसानों और शीला को देखते हुए उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आह भरते हुए उसने कहा, आपको शीला को कम से कम नक्शा देखने के लिए कहना ही चाहिए। इस बात की काफी संभावना है कि आप किसी जाल में फंस जाएंगे। जैक ने ऊपर देखते हुए शैडिक को गौर से देखा। हम जा रहे हैं, चाहे यह जाल हो या नहीं, उसने कहा। अगर यह जाल है तो हमें उन्हें चेतावनी देनी होगी ताकि वे उस शहर में आसानी से शिकार न बन जाएं। जैक ने शीला द्वारा बनाए गए निशानों की सूची शैडिक को सौंप दी। जैक ने पूछा, हमारे पास वाले शहर के लिए वे कौन सा निशान इस्तेमाल कर रहे हैं? शैडिक ने सूची पर नजर डाली, उसकी नजर एक निशान पर आकर रुक गई। यह वाला, उसने एक निशान की ओर इशारा करते हुए कहा। जो जैक के पास पहुंचा और उस निशान को देखने लगा जिसकी ओर शैडिक इशारा कर रहा था। यही वह निशान था जिसके बारे में वे सोच रहे थे। वह निशान जिसे वे यह तय नहीं कर पा रहे थे कि वह सिर्फ एक धब्बा है या कोई निशान। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि वे किसी जाल में फंस रहे हैं। जैक ने जो की तरफ देखा, फिर अपने साथियों पर नजर डाली, वे सब उसे देख रहे थे। यह एक जाल है। यही वो निशाना है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसने सबको बताया। हमें हर हाल में जाना होगा और उन सबको चेतावनी देनी होगी। अगर कोई सहमत नहीं है तो आप अपनी मर्जी से अकेले जा सकते हैं। आप साथ हों या न हों, मैं शहर जाकर उन सबको चेतावनी दूंगा। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिश करनी होगी, उसने अपनी बात खत्म की। कैरी सबसे पहले आगे आई। उसने जरा भी संकोच नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूं, भाई। मैं सहमत हूं। हमें उन लोगों को चेतावनी देनी होगी। जेमी ने एलिस, ट्रेसी और जो के बीच फुसफुसाते हुए कहा, फिर उन चारों की ओर से बोला, हम भी आ रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। हमें उन्हें चेतावनी देनी होगी। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं चेतावनी चाहता। वैसे भी अब ज्यादा इंसान बचे नहीं हैं। हमें उनकी जरूरत है। नील ने आंखें फाड़कर ऊपर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक जिंदा रह पाऊंगा। मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। समूह के नेता जैक की ओर देखते हुए उसने विनती की, अगर मैंने किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मुझे मार देना। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। उसके शब्दों में डर झलक रहा था। उसकी ईमानदारी साफ दिख रही थी। शेलिया ने नील की ओर देखा। उसकी आवाज कोमल और सुकून देने वाली थी। सभी ज़ॉम्बी नहीं बनते। हो सकता है यह तुम्हारे शरीर में वायरस की तरह फैलकर खत्म हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो तुम दूसरे हमलों से सुरक्षित हो जाओगे, उसने उसे दिलासा देने की कोशिश करते हुए समझाया। नील ने हल्के से सिर हिलाया। उसे अब भी ज़ॉम्बी बनने का डर सता रहा था। मैं आ रहा हूं। अगर मैं ज़ॉम्बी बन जाऊं तो प्लीज मुझे किसी को चोट पहुंचाने मत देना, उसने विनती की। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, उसने दोहराया। जैक ने शीला और शैडिक के बीच नजरें घुमाईं। उसकी नजरें शीला पर शैडिक से थोड़ी देर ज्यादा टिकीं। तुम्हारे पास भी विकल्प है। अगर तुम हमारे साथ आने का फैसला करती हो तो तुम मौत की ओर बढ़ रही हो। जब जैक ने शीला को देखा तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा भाव था जिससे शैडिक समझ गया कि जैक भी शीला की ओर आकर्षित है। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने खांसी का बहाना बनाकर अपनी मुस्कान छुपाई और सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा और फिर कैरी को आंख मारी, जिसे देखकर कैरी का चेहरा लाल हो गया। जैक शादिक के पास गया और कुछ पल उसे घूरने के बाद बोला, तुम्हारे पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है। तुम कैसे खा रहे हो? जहरीले जीव, मेरा मतलब है ज़ॉम्बी, सिर्फ इंसानी मांस खाते हैं। जंगली जानवर इसलिए बाहर आते हैं क्योंकि उन्हें ज़ॉम्बी से कोई डर नहीं होता। मैं अपना खाना उन जंगली जानवरों से लेता हूं जो मुझे रास्ते में मिलते हैं, उसने समझाया। मैं छोटे, रोएदार जीवों का शिकार करता हूं। वे छोटे, मोटे और लंबे कानों वाले जीव लगते हैं। खरगोश, उसने पूछा। तुम खरगोशों का शिकार करते हो? जैक ने छोटे जानवरों के शिकार के बारे में सोचा ही नहीं था। वह दूसरी बातों को लेकर बहुत चिंतित था। ज़ॉम्बी के हमले से बचते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाना ही उसका ज्यादातर ध्यान खींच रहा था। शिकार के लिए रुकने का ख्याल भी उसके मन में नहीं आया। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हो रहा था, क्योंकि उसका परिवार तो ज़ॉम्बी से बचाव के लिए हर तरह की तैयारी करता था। यहां तक कि उसके रिश्तेदार भी शिकार करते थे। शैडिक ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता इन्हें क्या कहते हैं, लेकिन इनका मांस स्वादिष्ट होता है। जब वे जाने के लिए तैयार हुए तो समूह ने अपना थोड़ा बहुत सामान समेटा और पहले कस्बे की ओर चल पड़े। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें जल्दी करनी होगी, क्योंकि वे कस्बे में पहले से मौजूद लोगों को आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी देना चाहते थे। वहां पहुंचने में समय बर्बाद करना उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। किसी भी क्षण कस्बे पर हमला हो सकता था। कस्बे तक पहुंचने में जितना अधिक समय लगता, उतना ही अधिक संभावना थी कि वे बहुत देर हो जाएंगे। वे बहुत देर नहीं करना चाहते थे। जैक ने नील की ओर देखा जब उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। वह जानता था कि उन्हें नील पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि शीला और शैडिक के अनुसार उससे जहर की गंध आ रही थी। नील को भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और वह जानता था कि वह बदल रहा है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसका शरीर कांप रहा था।
उन्हें देखना होगा कि अंत में नील का क्या होता है। जब तक उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा, तब तक समूह में से कोई भी उस युवक को मारना नहीं चाहता था। अब इंसानों और परियों का छोटा सा समूह चुपचाप राजमार्ग पर चल रहा था, अपने आसपास के उन ज़ॉम्बी और परियों पर नजर रख रहा था जो उन्हें मारना चाहते थे। सामने का कस्बा दिखाई नहीं दे रहा था। वे अपनी जगह से मलबे को नहीं देख पा रहे थे। आक्रमण की शुरुआत में यह कस्बा भी बाकी सभी कस्बों की तरह जलकर राख हो गया था। देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अध्याय 14, पहला शहर नील। नक्शे पर स्थित पहले कस्बे की ओर शहर की सीमा के भीतर जाते समय सड़क पर परित्यक्त कारें, कूड़ा करकट और सड़ते हुए शव बिखरे पड़े थे। चारों ओर सड़न और क्षय की दुर्गंध फैली हुई थी। वह कस्बा उनके अपने कस्बे की तरह ही पूरी तरह से तबाह हो गया था। कोई भी इमारत खड़ी नहीं दिख रही थी। पूरा कस्बा जलकर राख हो गया था। इमारतों का नामोनिशान नहीं था। बस मलबा ही बचा था। छोटा समूह राजमार्ग पर ही रुका रहा, जो शहर के मलबे के बीचों बीच से होकर गुजरता था। उन्हें राजमार्ग के उस पुल के नीचे से गुजरने के लिए एक गली में जाना पड़ा जो स्वयं भी मलबे में तब्दील हो चुका था। कभी खूबसूरत दिखने वाला वह पुल नीचे चूराचूर होकर बिखर गया था। पुल के दोनों किनारे हताशा में एक दूसरे की ओर बढ़े, फिर भी एक दूसरे से बहुत दूर थे। जैक सबसे आगे चल रहा था। उसकी बहन कैरी, जो और ट्रेसी उनके समूह के पीछे पीछे टूटे हुए पुल के चारों ओर घूमते हुए दूसरी तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे वापस राजमार्ग पर आकर अगले शहर की ओर जा सकें। उन्हें पता था कि उनके पास समय कम होता जा रहा है। शैडिक और शीला ने घृणा भरे भाव से आसपास के इलाके का जायजा लिया। जैसे ही हवा पुल के खंडहरों के नीचे से गुजरी, ज़ॉम्बी की हल्की सी गंध महसूस होने लगी। शैडिक अपनी जगह पर ही खड़ा रहा जबकि शीला अपने दोस्तों की कतार में सबसे आगे की ओर बढ़ गई। वह लगातार चारों ओर सतर्क नजर रख रही थी और अपने हथियार तैयार रखे हुए थी। बाकी लोगों ने भी उसके तनावपूर्ण व्यवहार को देखकर अपने हथियार तैयार कर लिए। लाइन में सबसे आगे पहुंचकर शेलिया ने जैक को पुकारा। मुझे ज़ॉम्बी की गंध आ रही है, उसने आसपास का जायजा लेते हुए कहा। गंध हल्की है, पर है तो सही। शादिक और मैंने हवा में इसे महसूस किया था। जैक घबरा गया और चारों ओर देखने लगा, फिर उसकी नजर नील पर पड़ी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें नील की गंध आ रही है? उसने धीरे से कहा, ताकि कोई सुन न ले। उसने समूह के सबसे छोटे सदस्य की ओर देखा, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था और ठुड्डी से पसीना टपक रहा था। वह बाकी सबके साथ बिखरे हुए मलबे के बीच से चल रहा था। उसके चेहरे पर हरे रंग का कोई निशान नहीं था, जो ज़ॉम्बी में बदलने का पक्का संकेत होता है। वह जानता था कि हरा रंग ज़ॉम्बी में बदलने के बाद ही आता है। मुझे नहीं पता, उसने नील की ओर देखते हुए कहा। मैं यह सोचकर जोखिम नहीं लेना चाहती कि यह वही है, क्योंकि हो सकता है कि कोई और भी हमारा पीछा कर रहा हो। मेरा मानना है कि हमें यह मान लेना चाहिए कि कोई और हमारा पीछा कर रहा है, शायद दूर से, उसने कहा। मुझे नहीं पता। मुझे ज़ॉम्बी की गंध आ रही है और पता नहीं यह कहां से आ रही है। वापस आते समय सबको बता देना कि हमले के लिए तैयार रहें, एहतियात के तौर पर। अगर कोई हम पर नजर रख रहा हो तो इसे गुप्त रखना। मैं नहीं चाहता कि जो भी हमारा पीछा कर रहा हो उसे पता चले कि हमें पता है कि वह कहीं न कहीं मौजूद है, उसने शांत स्वर में आदेश दिया। शेलिया ने सिर हिलाया, फिर अपने दोस्तों की कतार में वापस चली गई। जाते समय वह धीरे धीरे निर्देश देती रही। सभी ने अपने हथियारों को कसकर पकड़ रखा था। माचेटी की मूठों पर उनकी पकड़ मजबूत थी और उन्होंने अपने ब्लास्टर को कसकर पकड़ रखा था, गोली चलाने के लिए तैयार थे। शेलिया आसपास के इलाके का जायजा लेती रही और हवा को सूंघती रही। शैडिक ने भी ऐसा ही किया। उसकी नजर नील पर टिकी थी। नील एक पत्थर से टकराकर लड़खड़ा गया, दर्द से उसका पीला चेहरा सिकुड़ गया। उसकी पीली त्वचा पर हरे रंग की हल्की सी झलक दिखने लगी थी। शैडिक ने अपने सबसे करीब पड़े शरीर, जेनी से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लगता है कि मुझे हमारा ज़ॉम्बी मिल गया है, उसने नील की ओर इशारा करते हुए कहा। जेनी ने लड़खड़ाते हुए नील की ओर देखा और पाया कि उसका चेहरा हरा पड़ रहा है। पसीना अभी भी बह रहा था और उसकी आंखें कसकर बंद थीं। नील ने अचानक अपना पेट पकड़ लिया और कराह उठा। वह चीखने से खुद को रोक रहा था। युवक की दर्द भरी कराह सुनकर सभी लोग मुड़ गए और उसका पूरी तरह से ज़ॉम्बी में परिवर्तित होना देखा। यह कुछ ही सेकंड तक चला। जब नील ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसकी पुतलियां गहरे हरे रंग की थीं, कीचड़ के रंग जैसी, आंखों का सफेद भाग हल्का सा रंगा हुआ था और उसकी त्वचा भी वैसी ही थी। नील अचानक सीधा खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही न हो, फिर मुस्कुराया। उसके दांत नुकीले हो गए थे, पहले जैसे कुंद नहीं थे। समूह ने एक साथ गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका उद्देश्य उसकी गर्दन काटना था। कई धमाकों से उसका दुबला-पतला शरीर हवा में उछल गया और टूटे हुए पुल के मलबे से बनी एक बड़ी चट्टान से उसकी पीठ टकरा गई, जो तेजी से उसके पास पहुंचा और नील के होश में आने से पहले ही उसने अपनी कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर वार कर दिया, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया। सिर उसके चारों ओर बिखरे मलबे के ढेर पर जा गिरा। सिर दो चट्टानों के बीच लुढ़कता हुआ गया और ठूंठ से हरे रंग का खून बह रहा था। उनकी संख्या एक कम हो गई थी। अपने हौसले को बुलंद रखते हुए वे हमले के लिए तैयार रहे। दोस्तों का छोटा सा समूह जल्दी से मलबे को पार करते हुए उसके चारों ओर से होते हुए दूसरी तरफ किनारे पर चढ़ गया और राजमार्ग के दूसरी ओर पहुंच गया ताकि वे अगले शहर की ओर अपनी यात्रा जारी रख सकें।
यह तो सिर्फ पहला कस्बा था, उन्हें एलियंस के मानव जाल अभयारण्य शहर के भूमिगत प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए अभी 2 और कस्बे पार करने थे। राजमार्ग पर पहुंचकर वे वापस उस पर चल पड़े और अपनी यात्रा के दूसरे कस्बे की ओर बढ़ने लगे, साथ ही साथ उस क्षेत्र को ऐसे ज़ॉम्बी या एलियंस की तलाश में स्कैन करते रहे जो उन्हें मारना चाहते थे। वे तो पहले कस्बे के बीचों बीच भी नहीं थे। यह कस्बा उनके पिछले कस्बे से कहीं बड़ा था। कभी ऊंची ऊंची इमारतें थीं, अब उनके मलबे के ढेर लगे थे, जो अब चट्टानों और स्टील के ढेर थे जो उन ऊंची इमारतों के तहखानों में धंस गए थे। शीलिया अभी भी हवा को सूंघ रही थी, उसे अभी भी ज़ोंबी की हल्की सी गंध आ रही थी। शैडिक के चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि उसे भी उनकी गंध आ रही है। दोनों ने आसपास के क्षेत्र में खतरे की आशंकाओं का जायजा लिया, लेकिन उन्हें कोई खतरा नहीं मिला। शेलिया अपने दोस्तों की कतार के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ी और जैक से दोबारा बात करने लगी। जैक भी आसपास के इलाके पर नजर रखे हुए था, किसी भी खतरे को भांप रहा था। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। वह अपने लोगों की मौत से बहुत दुखी था। उसके बगल में खड़ी होकर वह झुककर फुसफुसाते हुए बोली, हमें अभी भी उनकी गंध आ रही है। गंध हल्की है, लेकिन अभी भी मौजूद है। क्या तुम्हें पता है कि गंध किस दिशा से आ रही है? जैक ने आसपास का जायजा लेते हुए पूछा। शीला को अपने आसपास हवा का झोंका महसूस हुआ। मुझे लगता है कि यह उस दिशा से आ रही है, उसने हवा की दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं गलत भी हो सकती हूँ, हल्की गंध का मतलब यह भी हो सकता है कि वे हवा की विपरीत दिशा में हों, उसने झुंझलाते हुए समझाया। वापस आते समय सतर्क रहना, सबको बता देना कि अभी भी कुछ लोग बाहर हैं जिनकी गंध तुम और शैडिक को आ रही है, उसने उससे कहा। उसकी आवाज शांत थी। वह अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। बाकी सब भी यही कर रहे थे। शेलिया ने सिर हिलाया, फिर मुड़कर उसी रास्ते वापस चली गई और धीरे से कहा कि तैयार रहना। रास्ते में गुजरते हुए लोगों ने उसकी बात को समझकर सिर हिलाया। अब वे परित्यक्त कारों से भरी राजमार्ग पर थे। इस हिस्से में कोई सड़ती हुई लाशें नहीं दिख रही थीं। केवल परित्यक्त कारें ही थीं। जब वे एक पीली स्कूल बस के पास से गुजरे तो जैक के मन में एक विचार आया। मुस्कुराते हुए वह रुका, उस बड़ी बस में बैठा और चाबी घुमाई। इंजन चालू हो गया। उसने उसे थोड़ी देर तक ऐसे ही चलने दिया, फिर पेट्रोल गेज देखा। वह 3/4 भरा हुआ था। क्या आप लोगों को कोई पाइप दिखाई दे रहा है? तो उसने पुकारा। मैं इस बस में और ईंधन पहुंचाने का कोई तरीका ढूंढना चाहता हूं। सभी ने दूसरी कारों में नजर डाली। एक पिकअप ट्रक खड़ा था जिस पर कई बड़े लाल प्लास्टिक के पेट्रोल के डिब्बे रखे थे, उनमें से एक पर एक पारदर्शी साइफन नली लपेटी हुई थी और टेप से चिपकी हुई थी। हर डिब्बे के किनारे पर रेगुलर लिखा था। उसमें रेगुलर पेट्रोल था। बस की जांच करने पर उनकी किस्मत अभी भी उनके साथ थी। यह एक नई बस थी जो सामान्य ईंधन पर चलती थी। उन्होंने पेट्रोल के डिब्बों का इस्तेमाल करके टैंक को भर दिया, फिर आसपास की कारों से ईंधन निकालकर डिब्बों को दोबारा भर लिया। जब तक एलियंस उन्हें जलाकर राख नहीं कर देते, तब तक उनके पास शहरों तक बहुत जल्दी पहुंचने का साधन था। जब जैक गाड़ी चला रहा था, तो बाकी लोगों ने कुछ सीटें उखाड़कर बस के पिछले दरवाजों से बाहर फेंक दी ताकि अंधेरा होने पर सोने के लिए जगह मिल सके। उन्होंने हर किसी के लिए एक एक सीट छोड़ दी। बाकी सभी सीटों को कचरे के साथ फेंक दिया गया। हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए उन्होंने अपने आसपास का नजारा देखा, न तो कोई जीवित व्यक्ति दिखा और न ही कोई ज़ॉम्बी। उन्हें आसमान में या पैदल चलते हुए भी कोई एलियन नहीं दिखा। दोपहर के करीब शैडिक ने जो, जेमी और कैरी के साथ शिकार किया। वे 4 खरगोशों की एक लड़ी लेकर लौटे जिन्हें उन्होंने तैयार किया था और आग पर पकाया था। जैक इस बात से खुश था कि उन्हें अपने एमआरई पैकेट खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। वह जितना हो सके उतना सामान बचाना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि उन्हें उनकी जरूरत पड़ेगी। समूह के लोग अलाव के चारों ओर बैठकर खरगोशों का भोजन कर रहे थे, साथ ही साथ आसपास के खतरों पर नजर भी रख रहे थे। उन्होंने खाना खाने के बाद दूसरे कस्बे तक की यात्रा पूरी करने के लिए निकलने की योजना बनाई थी। वे कुछ ही घंटों में वहां पहुंच जाएंगे। दुर्भाग्यवश राज्य के इस विशेष क्षेत्र में कस्बे एक दूसरे से काफी दूर थे, जिसके कारण एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक पहुंचने में उन्हें उम्मीद से ज्यादा समय लगता था। इससे गंतव्य तक पहुंचने के दौरान हमले का खतरा बढ़ जाता था। शेलिया और शैडिक ने कहा था कि उन्हें अभी भी कहीं न कहीं ज़ॉम्बी की गंध आ रही है, जिससे उन्हें विश्वास हो गया था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अध्याय 15 सड़क पर। समूह ने अलाव के चारों ओर बैठकर भुने हुए खरगोश खाए। शैडिक और शीला को अभी भी ज़ॉम्बी की गंध आ रही थी, गंध और तेज होती जा रही थी। मुझे लगता है हमें जल्द ही यहां से निकलना होगा, शीला ने उनसे कहा। शिविर के चारों ओर नजर घुमाते हुए उसकी काली आंखों में डर झलक रहा था। गंध तेज होती जा रही है, वे करीब आ रहे हैं। जैक ने उसकी ओर देखते हुए सिर हिलाया। चलो काम खत्म करके यहां से चलते हैं। मैं अभी उनसे निपटना नहीं चाहता। समूह ने अपना भोजन जल्दी से समाप्त किया, क्योंकि वे जानते थे कि घात लगाकर हमला होने से पहले उन्हें वापस सड़क पर लौटना है, इसलिए उनके पास समय कम था। भोजन समाप्त करने के बाद उन्होंने आग बुझा दी। जब वे वापस बस में चढ़ रहे थे, तभी उनके पीछे से सरसराहट की आवाज आई। इस आवाज से सब लोग सज गए। सबने तुरंत अपने हथियार उठा लिए।
वे सब तेजी से आवाज की तरफ मुड़े और पास आते हुए दो जॉम्बी देखे। सरसराहट की आवाज एक जॉम्बी की थी जो अपना टूटा हुआ पैर घसीट रहा था। शेलिया और शेरिक ने अपने ब्लास्टर से दोनों जॉम्बी पर निशाना साधा और गोली चलाई, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे गोलियों की परवाह किए बिना बस करीब आते रहे। वे इतनी तेजी से आगे बढ़े कि ब्लास्टर की गोलियों से बच निकलने में कामयाब रहे। अपने दोस्तों की मौत से क्रोधित ट्रेसी गुस्से में चीखते हुए आगे बढ़ी। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था जिसे वह चारों ओर घुमाते हुए उनमें से एक के सिर पर वार करने की कोशिश कर रही थी। वह किसी तरह उसका सिर काटने में कामयाब हो गई, लेकिन इससे पहले कि दूसरे ने उसके कंधे पर वार कर दिया। उसकी फटी हुई कमीज पर खून की धारियां बन गई थीं। उसकी त्वचा पर गहरे नाखूनों के निशान थे जिनसे तेजी से खून बह रहा था। खून की गंध ने उसे घायल करने वाले को अपनी ओर आकर्षित किया और उसे बेकाबू कर दिया। जॉम्बी तेजी से आगे बढ़ा, उसकी गति बढ़ती गई, वह उसके घाव से बहते खून के लिए बेताब था। सभी ने उस पर अपने ब्लास्टर से गोलियां चलाईं ताकि ट्रेसी को काटने से पहले ही उसे मार सके। वह बेकाबू होकर इधर उधर भागता रहा, ब्लास्टर बाल बाल उसे चुभते रहे। अंत में समूह में से एक ने उसकी गर्दन पर वार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, हरे रंग का खून बह रहा था। ट्रेसी जमीन पर बैठी थी, अपना कंधा कसकर पकड़े हुए। उसका पीला चेहरा दर्द से सिकुड़ा हुआ था। जो और जेमी जल्दी से उसे पास के झरने तक ले गए, घाव को साफ किया और खून बहना रोकने के लिए उसे कसकर लपेट दिया। जेमी की प्रेमिका एलिस एक तरफ खड़ी थी, जरूरत पड़ने पर मदद कर रही थी। उसका चेहरा भी ट्रेसी की तरह पीला था। जो का चेहरा लाल हो गया था, उसे डर था कि उसकी प्रेमिका ज़ॉम्बी बन जाएगी और उन्हें उसे मारना पड़ेगा। अगर दो एलियंस को छोड़ दें जो उस समूह में शामिल हो गए थे, तो छोटा समूह और भी छोटा होता जा रहा था। घाव को साफ करके पट्टी बांधने के बाद यह देखना बाकी था कि ट्रेसी ज़ॉम्बी में बदल जाएगी या नहीं। वे सब गंभीर भावों के साथ बस में वापस चढ़ गए। जैक हमेशा की तरह गाड़ी चला रहा था और हाईवे पर आगे बढ़ रहा था। अभयारण्य शहर की ओर जाने वाली सुरंगों के रास्ते में पड़ने वाले दूसरे कस्बे तक पहुंचने में उन्हें 2.5 घंटे लगेंगे। हालांकि वे सब जानते थे कि यह एलियंस द्वारा पृथ्वी से शेष मानव जीवन को मिटाने के लिए बिछाया गया एक जाल था, फिर भी उन्हें वहां पहुंचना ही था ताकि कम से कम वहां पहले से मौजूद लोगों को चेतावनी दे सकें। किसी ने कुछ नहीं कहा। अनगिनत घबराहट भरी निगाहें ट्रेसी की ओर घूम रही थीं, मानो यह देखने की कोशिश कर रही हों कि कहीं वह ज़ॉम्बी न बन जाए। शीला की ओर झुकते हुए जैक ने इतनी धीमी आवाज में फुसफुसाया कि केवल वही सुन सके, क्या उसमें ज़ॉम्बी जैसी गंध आ रही है? हल्की सी भी। शेलिया ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपना सिर हिलाया। जब वह ऐसा करे तो मुझे बता देना, उसने उससे कहा। शेलिया ने धीरे से सिर हिलाया और ट्रेसी की ओर चिंता भरी निगाहों से देखा। उसे अभी तक इसका एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन वह जानती थी कि आखिरकार ट्रेसी भी बदल जाएगी। अपनी यात्रा के 1 घंटे बाद शीला ने जैक को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा, फिर ट्रेसी की ओर देखा। उसने इशारा किया कि उसे ज़ॉम्बी जैसी गंध आने लगी है। जैक ने शीला और ट्रेसी के बीच देखा, फिर शीला को सिर हिलाकर इशारा किया। उसका चेहरा गंभीर था। उसने रियरव्यू मिरर से जो की तरफ देखा, गला साफ किया और वापस आवाज लगाई, जो, मुझे तुम्हारी यहां थोड़ी देर के लिए जरूरत है। जैक गाड़ी चला रहा था और जो से बात करने के लिए रुक नहीं सकता था। इसलिए उसने शीशे में जो को बस के आगे की ओर जाते हुए देखा। उसका चेहरा लाल था, आंखों में डर था। जैक अपने दोस्त को यह बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन उसे लगा कि उसके पास कोई चारा नहीं है। हाँ, जो ने तनाव भरी आवाज में पूछा। शेला ने बताया कि ट्रेसी से ज़ॉम्बी जैसी गंध आने लगी है। हमें उस पर नजर रखनी होगी। मैं नहीं चाहता कि किसी को चोट लगे। और मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता जब तक कि वह हम में से किसी पर हमला करने की कोशिश न करे, उसने दूसरों को सुनाई न देने की कोशिश करते हुए दबे स्वर में जो से कहा। जो ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। मैं खुद करूंगा। अगर उसने हमला करने की कोशिश की तो मैं ही उसे मार डालूंगा। कोई और नहीं, यह मेरा फर्ज है उसके प्रति, उसने होंठ कसकर और चेहरा पीला पड़ते हुए समझाया। जैक ने कुछ सेकंड तक जो को गौर से देखा, फिर सिर हिलाया। उसकी आवाज दृढ़ थी। जब भी समय आएगा, यह काम तुम्हें ही करना होगा। मुझे अब भी यकीन नहीं है कि संक्रमित होने वाला हर व्यक्ति ज़ॉम्बी बन जाता है। जो के चेहरे पर अचानक राहत के भाव छा गए, उसकी भूरी आंखों में आशा की किरण जगमगा उठी। धन्यवाद, उसने कहा और फिर अपनी सीट पर वापस बैठ गया। आधा घंटा और बीत गया और ट्रेसी को पसीना आने लगा, उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। यह वही था जो उन्होंने नील के साथ देखा था। मुझे लगता है हमें एक पिट स्टॉप की जरूरत है, जो ने जैक और ट्रेसी के बीच देखते हुए जोर से कहा। जैक ने सहमति में सिर हिलाया। उसे स्पष्ट रूप से पता था कि क्या हो रहा है। वह जानता था कि बस रोकना क्यों जरूरी था। उसने बस को किनारे रोका और दरवाजा खोला ताकि जो ट्रेसी के साथ बाहर निकल सके। सभी लोग बाहर निकले, अपने आसपास का जायजा लेते हुए और थोड़ा टहलते हुए। जैक शीला के पास गया। उसने समझाया, अगर हमें उसे मारना पड़ा तो हम बस में गंदगी नहीं फैलाना चाहते। अगर इस बात की कोई संभावना है कि वह पूरी तरह से नहीं बदलेगी, तो मैं उस संभावना का फायदा उठाना चाहता हूं। जब तक जरूरी न हो, हम कुछ नहीं करेंगे।
शेलिया और शैडिक ने सिर हिलाया, फिर जो और ट्रेसी को देखने लगे। बाकी सभी लोग बाहर निकल गए, अंगड़ाई लेते हुए उस जोड़े से दूरी बनाए रखी, क्योंकि वे जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। ट्रेसी के हाव भाव से यह स्पष्ट हो गया था। वे लगभग 2 घंटे तक बस में इधर उधर घूमते रहे, फिर ट्रेसी दर्द से कराह उठी, उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और झुककर अपना पेट पकड़ लिया। वह चीखने लगी। उसकी चीख ज्यादा देर तक नहीं चली, बस एक पल के लिए। वह अचानक ऐसे खड़ी हो गई जैसे कुछ हुआ ही न हो और अपने दोस्तों को देखने लगी। वह जोर से मुस्कुराई। उसके दांत नुकीले हो गए थे, उसकी आंखें कीचड़ की तरह हरी थीं, उसकी त्वचा हरे रंग से रंगी हुई थी। ठीक यही नील के साथ हुआ था। ट्रेसी का ध्यान बस के किनारे खड़े लोगों के समूह पर केंद्रित था, जो उसे देख रहे थे। उसने पीछे से आती हुई माचेटी, बड़ी छुरी, को नहीं देखा, जिसे जो ने हाथ में पकड़ रखा था। उसने पूरी ताकत से वार किया और माचेटी उसकी गर्दन पर लगी, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया। उसकी मृत्यु तुरंत हो गई। उसका सिर धड़ाम से जमीन पर गिरा, शरीर से कुछ फीट दूर लुढ़क गया, कटे हुए सिर से खून बह रहा था। जो ने अपनी प्रेमिका की ओर देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह हरे रंग के खून के जमाव से कुछ ही इंच की दूरी पर घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपना माचेटी, बड़ी छुरी, नीचे गिरा दिया। परग्रही आक्रमण में उन्होंने एक और व्यक्ति को खो दिया था। जो ने शीला और शैडिक की ओर देखा, उसके चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। उसकी आंखें कठोर थीं और वह उन्हें घूर रहा था। जो की आंखों में दिख रहे भाव को देखकर जैक ने जो के कुछ कहने से पहले ही बीच में टोकते हुए कहा, इन दोनों ने कुछ नहीं किया। क्या तुम्हें याद नहीं कि ये अपने ही लोगों के खिलाफ हमारी मदद कर रहे हैं? जैक ने जो को शांत करने की कोशिश करते हुए पूछा। इसके लिए इन्हें दोष मत दो, ये तो वो लोग हैं जो अभी भी बाहर हैं और हमें खत्म कर रहे हैं। ये दोनों बस यही कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा न हो, जैक ने नहीं शब्द पर जोर देते हुए कहा। जो ने दोनों अजनबियों की ओर देखा। दोनों सहानुभूति जता रहे थे। उसने सिर हिलाया, धीरे से उठा और लड़खड़ाते हुए वापस बस में चढ़ गया, किसी की ओर देखे बिना। उसकी आंखें आंसुओं से लाल थीं, चेहरा पीला पड़ गया था। अब उनमें सिर्फ 5 इंसान और 2 एलियन बचे थे। उनका समूह काफी छोटा होता जा रहा था। अब जैक को इस बात की चिंता सता रही थी कि कहीं जो उन 2 एलियनों पर हमला न कर दे जिन्होंने उनके लोगों के खिलाफ उनकी मदद करने का फैसला किया था। इंजन चालू करके उसने बस स्टार्ट की। जो की तरफ एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखते हुए वह हाईवे पर आगे बढ़ गया। सूची में मौजूद दूसरे शहर तक पहुंचने में अभी भी 2 घंटे बाकी थे। गाड़ी चलाते समय उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और वह लगातार जो पर नजर रखे हुए था।